नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बीच में एक नॉलेज शेयरिंग अग्रीमेंट, जिसे KSA कहा गया, साइन किया गया। इसके साइन होने के बाद ही हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही जगह पर, खासकर के पंजाब में, एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है। कई सारे लोगों ने इस अग्रीमेंट को इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान में इस पूरे मुद्दे पर क्या बातें कही गई हैं, और साथ ही में देखेंगे कि किस बिना पर इस अग्रीमेंट को इलीगल या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है। सो वेलकम टू स्टडी आईक्यू, माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पूरा अग्रीमेंट है, ये केवल एक ही पेज का अग्रीमेंट है, जिसमें मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कि ये जो अग्रीमेंट होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बीच में होगा। दूसरी बात ये कि इट एनेबल्स द टू गवर्नमेंट्स टू शेयर द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल फॉर द म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। तीसरी बात ये कि KSA enables two governments to send their and receive officials, ministers and other personnel to learn and share their knowledge, experience and skill for public welfare। अब देखिए, ये 3 बातें यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। एंड चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि दिस अग्रीमेंट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ये जो अग्रीमेंट है, ये कानून के द्वारा या फिर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इसे एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया है। यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट का रुख नहीं कर सकती इस अग्रीमेंट को लागू करने के लिए। अब हमने यहां पर यह देखा कि इस अग्रीमेंट का स्कोप क्या है या मुख्य इसके पीछे बेसिस क्या है। तो बेसिस है कि दोनों ही गवर्नमेंट्स के बीच में स्किल एंड एक्सपीरियंस शेयर हो। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि पंजाब में कृषि जो है वो काफी ज्यादा अच्छे रूप से की जाती है। काफी ज्यादा हाथ हमें देखने को मिलता है कि वीट हो या फिर और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, खास करके होजरी इंडस्ट्री है। इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जो कि पंजाब से कई सारे स्टेट्स सीख सकते हैं, भारत के बाकी सारी स्टेट सीख सकती हैं। इसी तरह से हमें यह भी देखने को मिलता है कि दिल्ली में भी कई सारी अच्छी अच्छी बातें हमें देखने को मिलती हैं। अब ये कहना यह है इन दोनों गवर्नमेंट्स का कि उन्हीं अच्छी बातों को एक दूसरे से साझा करने के लिए इस अग्रीमेंट को साइन किया गया है। अब यहां पर यह भी कहते हैं कि ये जो अग्रीमेंट है, इससे क्या होगा, आपस में मिनिस्टर्स को, ऑफिशियल्स को भेजना आसान हो जाएगा। It does not mention the procedure of this exchange and knowledge in detail। अब ये भेजा किस तरह से जाएगा, सारा काम किस तरह से होगा, वो कुछ नहीं बताया गया। साथ ही में यहाँ पर यह भी कह दिया गया, जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब जब चीफ मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई इस अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। कहते जी, देयर आर सेवरल आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस across the country at different points in time at different geographies. The one department that is lagged in the country is the spirit of exchange of ideas। कहते हैं जी, भारत में हर जगह पर हमें देखने को मिलता है कि काफी अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन उन आइडियाज को एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए हम ये अग्रीमेंट लेकर आए। लेकिन ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे बड़ी बात यहां पर कही कि सबसे पहले तो ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को। हम सब जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है। सो जो पंजाब के ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उनका कहना है कि भाई देखो, दिल्ली गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गई, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस, जो दखल अंदाजी हो रही है पंजाब में, उसको अब आपने एक अग्रीमेंट के तहत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी, इट इज द सरेंडरिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने अपनी अथॉरिटी सरेंडर कर दी है दिल्ली को। फिर वो कहते हैं जी, सम हैव कंपेयर्ड दिस to the Lahore Darbar inviting the British in March of 1846 to safeguard the Maharaja। हम सब जानते हैं कि 1846 एक ऐसा दौर जब यहाँ पर हमें ब्रिटिश एंग्लो पंजाब वॉर, जो एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि पंजाब को यहाँ पर जो है ससीड किया जाता है, यानी कि पंजाब जो है यहाँ पर अपने आप को सरेंडर करता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जाती है और वहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश करती है, इनडायरेक्टली अपना रूल इस्टेब्लिश किया जाता है। अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि भाई ये भी एक आरोप लगाया गया। उसके बाद कहा गया, अब जो लीगली यहाँ पर जो बात कहने की कोशिश की गई वो हम यहाँ पे जानते हैं। लीगली यहाँ पर कहा गया कि जो दोनों स्टेट्स के सीएम हैं, दे हैव नो इनहेरेंट पावर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंटर इनटू सच एग्रीमेंट विदाउट द ड्यू डेलिब्रेशन
by the Council of Ministers of their respective states। ये पहली आर्ग्यूमेंट हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही जी, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पंजाब गवर्नर एज वेल एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द एनसीटी ये किया ही नहीं जा सकता। जो मुख्य आर्ग्यूमेंट दिया गया है वो यही है कि एक तरफ से पंजाब गवर्नर, दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, इन दोनों के एग्रीमेंट के बिना ये जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो ये गलत है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्लियर, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर एंड नॉट द सीएम, फर्दरमोर द ओथ ऑफ सीक्रेसी आर ब्रोकन थ्रू दिस अग्रीमेंट। अब देखिए भाई, ये सारी जो आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं ऑपोजिशन के लीडर्स के द्वारा, इन सारी आर्ग्यूमेंट्स के पीछे उन्होंने कुछ ना कुछ कारण दिया है। वो कारण क्या है, हम इन आर्ग्यूमेंट्स के पीछे कारण समझेंगे, उसके बाद हम ये जज करेंगे कि ये जो अग्रीमेंट था इसके क्या मायने निकलते हैं। अभी जज नहीं करना है कि इस अग्रीमेंट के क्या मायने निकलते हैं। आप दोबारा देखो, ये जो अग्रीमेंट है इसमें साइन किसके हुए हैं? इसमें साइन है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और इन जो नेता हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उनका कहना यही है कि भाई ये जो अग्रीमेंट होना चाहिए था इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एलजी ऑफ दिल्ली होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं संविधान की, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और क्या है यहां पर बेसिक फंडा। देखिए भाई, हमारे देश में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पर अगर हम देखें तो हेड ऑफ द स्टेट है वो है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। अब हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं, वो सारा काम करते हैं बट एट द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, इन्हीं के हाथ में सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो सारी किसके हाथ में है? हेड ऑफ द स्टेट। और कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसकी एडवाइस पर लागू की जाती है? वो एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आते हैं सेंट्रल से स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर भी एक हेड ऑफ स्टेट होता है एंड एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। स्टेट लेवल पर हेड ऑफ स्टेट होता है गवर्नर, और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है कौन? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है चीफ मिनिस्टर। और वही सिस्टम जो सेंट्रल लेवल पर लागू होता है वही सिस्टम स्टेट लेवल पर भी लागू होता है। यानी कि कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित हैं? गवर्नर में निहित हैं। जो भी काम होना है वो सब कौन करेगा? गवर्नर करेगा। बट किसकी एड एंड एडवाइस? गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। गवर्नर को ये कहा गया है, निर्देश है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई साहब आपको जो एडवाइस है वो किसकी लेनी है? सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी हम देखेंगे, ऑलराइट, अभी हम देखेंगे कि भाई जो गवर्नर है उन्हें कहां कहा गया है। देखिए आर्टिकल 153 कहते हैं जी, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट, हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। साथ ही में कहा गया 154 में कि उस गवर्नर में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है वो निहित होगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो कार्यपालिका है वो किसके साइन से चल रही है? वो गवर्नर के साइन से चल रही है। अब फिर 163 में कह दिया कि भाई देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड, एंड ये जो होंगे ये एडवाइस करेंगे गवर्नर को टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस। आप देखिए कहते हैं देयर शैल बी अ सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एट इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस except insofar as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। क्या कहता है कि भाई जब तक इस संविधान में गवर्नर को डिस्क्रिशन नहीं दी गई तब तक गवर्नर को सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसकी एड एंड एडवाइस पर काम करना पड़ेगा। सो बेसिकली काम किसकी एड एंड एडवाइस पर होना है? सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन काम करना किसने है? काम करना है गवर्नर ने। कहते जी कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑल द एग्जीक्यूटिव। अब दोबारा इसको क्लियर करें, 166 में और ज्यादा क्लियर कर दिया गया, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये थोड़ा सा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। पहली बात तो ये कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे
सारे के सारे किसके नाम में एक्सप्रेस होने चाहिए? द गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो यहां पर जो अग्रीमेंट में कमी निकाली जा रही है वो यही निकाली जा रही है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट की जगह पर यहां पर किसके साइन हो गए? यहां पर चीफ मिनिस्टर के साइन हो गए। दूसरी बात ये, द ऑर्डर and the instrument made and executed in the name of governor shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by the governor। अब देखिए भाई, ऑर्डर एंड क्या है? अदर इंस्ट्रूमेंट। अब अगर आप ऑर्डर की बात करें या इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, चाहे वो कोई भी अग्रीमेंट हो या फिर कोई भी अदर ऑर्डर ही क्यों ना हो, सारे के सारे किसके नाम में होने चाहिए? गवर्नर के नाम में होने चाहिए। आपको मेन फंडा यही समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो है ये वायलेट हुआ है, 166 वायलेट हुआ है। अब आते हैं पंजाब को। अब ये तो पंजाब के केस में लागू हुआ। अब आते हैं दिल्ली के केस में। दिल्ली के केस से पहले हमें 239 पढ़ना चाहिए। 239 कहता है जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। कहते हैं जी तो यूनियन टेरिटरीज जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में होगी? प्रेसिडेंट के हाथों में। लेकिन प्रेसिडेंट खुद से वो यूनियन टेरिटरीज को नहीं चलाएंगे, किसके द्वारा चलाएंगे? प्रेसिडेंट वहां पर जो है एक डेजिग्नेट कर सकते हैं किसी ऑफिसर को और उसके द्वारा चला सकते हैं, ठीक है। द थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम विद सच डेजिग्नेशन एज ही मे स्पेसिफाई। सो यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में? प्रेसिडेंट। किसके द्वारा चलाते हैं? कोई भी एक ऑफिसर वो यहां पर अपॉइंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं और उसके द्वारा वो यूनियन टेरिटरीज को चलाते हैं। अब 239 ए में अगर आए तो वहां हमें देखने को मिलता है, ये 1991 का जो अमेंडमेंट है, कहते हैं जी वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी कॉल्ड द एनसीटी ऑफ दिल्ली। और कहते हैं जी यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ अपॉइंटेड अंडर द 239 शैल बी डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। संविधान में यहां पर यह क्लियर कर दिया गया कि भाई जो दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, उसे एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाएगा। और यहां पर प्रेसिडेंट जिस एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे दिल्ली की सरकार चलाने के लिए, उसे क्या कहा जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होना चाहिए था क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होना चाहिए था सरकार चलाना, क्योंकि यहां पर भी दिल्ली में भी क्या हुआ है, अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल आया था। अभी तो क्या बन चुका है? अभी ये एक्ट बन चुका है 2021 का। और वहां पर भी कह दिया गया है कि जब कभी शब्द यूज हो रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मतलब केवल और केवल यहां पर क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। सो यहां पर सरकार, अब अगर आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब क्या हो गया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। साथ ही में यह भी कहा गया इस बिल का इस एक्ट का एक और फीचर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ओपिनियन फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शन। कहता जी द एक्ट स्पेसिफाइज दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट वेदर टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स और अदरवाइज मस्ट बी टेकन इन द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो एक ये भी कारण है, ये क्या कह गया कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, अब आप देखिए दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम दोनों क्या हैं? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का हिस्सा है। अब इन्होंने अपने अपने नाम में साइन कर दिया और इसी वजह से यहां पर, और ये बिल, ये एक्ट क्या कह रहा है कि भाई जितने भी एक्शन लिए जाएंगे ये किसके नाम में लिए जाएंगे? ये नाम में लिए जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, एटलीस्ट दिल्ली के साइड से। और उधर से हमने देखा कि उधर से पंजाब की साइड से किसके नाम में होना चाहिए? गवर्नर के नाम में होना चाहिए। और इसी वजह से यहां पर इस एक्ट को, इस अग्रीमेंट को यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आप 299 पे आओ। एक और भी आर्गुमेंट यहां पर दिया गया, वो ये था कि अगर आप 299 पर जाएं तो आर्टिकल 299 में कहा गया है the contracts, all the contracts made in the exercise of the executive power of the union or of the state shall be expressed to be made by the president or by the governor of the state। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए जाएंगे एक स्टेट के द्वारा, अगर तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं तो कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किया जाएगा। अगर स्टेट के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है तो किसके हाथों किया जाएगा या किसके नाम में किया जाएगा? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। खैर, ये आर्ग्यूमेंट का तो सीधा सा तोड़ है कि भाई वो एक अग्रीमेंट है और उस अग्रीमेंट को आपने लिख ही दिया कि वो अग्रीमेंट जो है एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। सो क्योंकि वो एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है तो इसका मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो 299 की रिक्वायरमेंट तो आती नहीं। अब ये जो पूरा मामला है, हमने यहां पर देखा कि किस बिना पर ये बातें कही गई हैं कि ये इलीगल है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहा गया क्योंकि एक्चुअल में ये होना चाहिए था किसके नाम पे, गवर्नर एंड एलजी के नाम पर, लेकिन हुआ किसके नाम पर है, सीएम्स के नाम पर। बट एट द सेम टाइम एक और जो चीज देखने वाली है वो ये कि ये जो अग्रीमेंट है इसकी नीड क्या आ रही है। इसकी नीड अगर आप देखिए यहां पर एक स्टेट दूसरी स्टेट से अगर सीखना चाहे तो पाबंदी तो वैसे भी नहीं है। अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट से सीखना चाहे तो अग्रीमेंट्स की जरूरत कहां आ रही है। आप दूसरी स्टेट से एक्सपीरियंस वैसे भी सीख सकते हैं। अगर दूसरी स्टेट के पास कोई वैलिड रीजन है नहीं तो दूसरी स्टेट आपको मना नहीं कर सकती है। सो अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट से सीखना भी है तो कोई वैसे एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट थी नहीं। बट एट द सेम टाइम ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। इंस्टीट्यूशनलाइज करने में अपनी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो यहां पर मामला क्या आ रहा है, मामला तो ये आ रहा है कि भाई देखो, एक तरफ तो ये अगर हम लेकर चलें, इस आखिरी लाइन को हटा दें, इस आखिरी लाइन को अगर हम हटा दें तो ये जो पूरा अग्रीमेंट है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गवर्नर के नाम में नहीं है, एलजी के नाम में नहीं है, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल ही नहीं है, जब ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल ही नहीं है तो ये आपस अपने आप में ही क्या हो गया, अपने आप में ये एक कागज का टुकड़ा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर एनफोर्सिएबल नहीं है तो उसके मायने क्या है। मैंने अगर यहां पर आपको कुछ भी लिख कर दे दिया, जब तक वो एनफोर्सिएबल नहीं है तो उसका क्या मायने निकलेंगे। सो अगर उस एंगल से देखें तो ये जो एक अग्रीमेंट है ये एक पॉलिटिकल गिमिक हमें ज्यादा दिखाई देता है। बाकी आप लोगों की क्या इस राय इस पूरे मुद्दे पर निकलती हैं वो हम कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहेंगे। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।